हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, जहां पर हमारा टारगेट बैच चल रहा है। और इस टारगेट बैच का यही उद्देश्य है कि आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की द्वितीय प्रश्न पत्र की क्लासेस करा रही हूँ। आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम क्लासेस का मिल जाए। यहाँ पर हम इस विषय का नाम पढ़ते हैं। इस विषय का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसे हम क्या कहते हैं? ईडियो 2 कहते हैं। और इसकी हम आज सेकंड यूनिट करेंगे। फर्स्ट यूनिट जो है वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरी बाकी की क्लासेस। इस सेकंड यूनिट का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित समितियां एवं आयोग। जो हमारे देश में प्रारंभिक शिक्षा लाई गई थी हमारी स्वतंत्रता से पूर्व, तब हमारे देश में क्या क्या आयोग और समितियां लाई गई थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ पर यहाँ पर हम आज हंटर आयोग के बारे में अच्छे से जानेंगे और उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है, हंटर कमेटी का गठन कब हुआ था? हंटर कमेटी का गठन कब हुआ था? सन 1880 में लॉर्ड रिपन सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 एक कमीशन गठित किया जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम क्या है? विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ गया। इसके ऊपर ये नाम पड़ा था, ये इसका नाम जो हंटर थे, विलियम हंटर थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, उन्हीं के ऊपर इस कमीशन का नाम पड़ गया और इसे हंटर आयोग कहा जाने लगा। आइए यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं हंटर आयोग के बारे में। हंटर आयोग का गठन 3 अप्रैल 1882 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी और इसकी नियुक्ति भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड रिपन ने की थी। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 3 अप्रैल 1882। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर थे। और उस समय तत्कालिक वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, आइए इसकी हम कुछ जुड़ी बातें पढ़ते हैं। इस आयोग से जुड़ी कुछ बातें। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? इस आयोग का गठन शिक्षा परिषद के अनुरोध पर किया गया था। इस गठन के लिए जो शिक्षा परिषद थी हमारी, उसने अनुरोध किया था। इसका सेकंड पॉइंट है, सर विलियम हंटर एक भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी थे। क्या थे? एक भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी थे और वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। ठीक है, और यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है, इस आयोग का मकसद भारत में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना और प्राथमिक शिक्षा पर विषय ध्यान देना था। प्राथमिक शिक्षा पर जो था वो ध्यान देना था और जो शिक्षा के विभिन्न पहलू हैं उन पे विचार विमर्श करना, उसमें चेंजेस करना इस आयोग का क्या था? एक उद्देश्य था, मान सकते हैं आप। और यहाँ पर हम अपना अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, इस आयोग को 1854 के वुड डिस्पैच के निष्पादन में पूछताछ करने और उसके परिणामों को बेहतर करने के तरीके सुझाने का काम सौंपा गया था। इसका हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा साल 1919 में एक हंटर आयोग गठित किया गया था। एक ये हंटर आयोग गठित किया गया था। ठीक है, और एक हंटर आयोग जो सेकंड हंटर आयोग था वो 1919 में गठित किया गया था। ठीक है, इस आयोग का गठन पंजाब की घटनाओं की चर्चा के लिए किया गया था। इसे डिसऑर्डर इनक्वायरीज समिति के नाम से जाना जाता है। इसको अब यहाँ पर हम अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 1882 ईस्वी इसे प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग क्यों कहा जाता है? जो 1882 का जो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग था उसे इस नाम से क्यों कहा जाता है या ये नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। लॉर्ड कर्जन लॉर्ड एल्गिन के बाद भारत के वायसराय बने। वह भारत के नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, जानेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था बुनियादी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करें। और क्या था? 1854 में वुड डिस्पैच के अन्वय किस प्रकार किया गया?
इसकी क्या थी, जांच करना था और इसके सुधारों की सिफारिश की गई थी। इसका यही उद्देश्य था कि जो बुनियादी शिक्षा है भारत में उस पे केंद्रित किया जाए ध्यान, ठीक है, और जो वुड का डिस्पैच जो आया था उसकी जांच की जाए और उसमें सुधार वगैरह किए जाए, इसका यही प्रमुख उद्देश्य था। अब अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी। हमने यहाँ पर उसका उद्देश्य पढ़ा था, अब यहाँ पर हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी फर्स्ट विशेषता क्या थी, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व राष्ट्रीय निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। यहाँ पर इसका क्या उद्देश्य था, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था और उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी। और इसका सेकंड पॉइंट था, इसका सेकंड है अनुदान सहायता छात्र स्वीकृति, जो छात्र और शिक्षा का अनुपात है उसके अनुसार ही क्या देना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए बच्चों को और शिक्षकों को सहायता प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। इसमें थर्ड पॉइंट इसका है, देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करके पूर्ववत चलने दिया जाए। जो देसी पाठ्यक्रम था उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, वो जैसा है उसे वैसे चलने दिया जाए, इस आयोग की एक विशेषता थी, ठीक है, एक कमीशन। या फोर्थ पॉइंट में इसने क्या कहा था, इसने कहा था देसी पाठ्यशालाएं शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करती हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका हमारे उद्देश्य कंप्लीट हुआ है। आइए हम अब आगे जानते हैं, आगे हमारा अगला आयोग क्या है। अगला हमारा आयोग है, या जो हमारा भारतीय शिक्षा में बदलाव करने वाला था वो था लॉर्ड ऑकलैंड का योगदान, ठीक है। वहाँ पर हमारा हंटर आयोग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम अपने लॉर्ड ऑकलैंड के योगदान को देखते हैं और उनके घोषणा पत्र को देखते हैं, क्या उन्होंने क्या बदलाव किए थे भारतीय शिक्षा में। ऑकलैंड के अनुसार सर्वप्रथम संस्कृत एवं उर्दू अरबी फारसी पर खर्च करने के बाद जो यहाँ पर राशि दी गई थी वो शायद 10 लाख दी गई थी। 10 लाख राशि में से जो संस्कृत और उर्दू था उस पर खर्च करने के बाद जो बची राशि थी उसके लिए काय पे, उसके लिए अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई थी। और लॉर्ड ऑकलैंड ने पूर्व शिक्षा का समर्थन किया था। उनके कार्यकाल में स्कूल और कॉलेज में पारस्परिक भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए थे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका कहना था ऑकलैंड का कि भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। जो उर्दू और फारसी पे खर्च करने के बाद अगर बचे पैसा तब क्या किया जाए, अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाए। आइए हम इसके योगदान के बारे में पढ़ते हैं। इनका योगदान क्या था शिक्षा में, हमारी भारतीय शिक्षा में पूर्व शिक्षा का समर्थन, इनके शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन शामिल था। इन्होंने क्या कहा था, जो पूर्व शिक्षा थी, जो पहले से जो शिक्षा चली आ रही थी उसका इन्होंने समर्थन किया था और शास्त्रीय भारतीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करना था, ठीक है। अब इसमें हम सेकंड पॉइंट देखते हैं योगदान में इनका, स्कूल और कॉलेज से रिलेटिव इनके योगदान क्या थे। स्कूल और कॉलेजों में पारस्परिक भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। यहाँ पर इन्होंने मैकाले की तरह ये नहीं कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा को ही आप कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाएं, ये नहीं कहा गया था। इन्होंने क्या कहा था, ये भारतीय शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था, या भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया था, ठीक है। आगे हम अगले अपने नेक्स्ट आयोग या समिति की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन का योगदान। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन के बारे में काफ़ी पूछा जाता है आपके डीएलएड में। आइए इनके बारे में हम इनके योगदान के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय शिक्षा में इन्होंने क्या क्या योगदान किया। इसमें इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा संबंधित सुझावों का संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए और भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान बताइए। यहाँ पर इनके ऊपर टिप्पणी आ सकती है या इनका योगदान के बारे में पूछा जा सकता है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं इनका आंसर। इसका आंसर है, कर्जन एक कठोर और निरंकुश शासक होने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का विरोधी होना नित्यता स्वाभाविक था। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो कर्जन था वो एक कठोर और निरंकुश शासक तो था ही, लेकिन वह राष्ट्रीय आंदोलन का विरोधी भी था, लेकिन उसका निष्ठुर, सारे अंग्रेज तो थे, वो कठोर और निरंकुश शासक ही थे। उनके अंदर बहुत कम ही हमारे फ़ायदे को लेकर, हमारे भारतीय शिक्षा को लेकर या हमारी भाषा को लेकर बहुत कम ही कहते थे कि हमारी भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ज़्यादातर सब यही कहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। वो हमारे भारत देश को पूरा एक ब्रिटिश साम्राज्य में या ब्रिटिश शासक में बदलना चाहते थे और इसीलिए भारतीयों द्वारा इससे ग्रहण किए जाना भी स्वाभाविक था और भारतीयों द्वारा इससे घृणा किया जाना भी स्वाभाविक था। लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभाव इसका क्या पड़ा है। इसका प्रभाव यही पड़ा है, कर्जन की असाधारण विद्वता
कर्जन की असाधारण विद्वता और विद्वता के फलस्वरूप शिक्षा में उसकी अभिरुचि, वह अंग्रेजी का उतना ही धुरंधर विद्वान था जितना कि मैकाले था। यहाँ पे जो कर्जन था कि अंग्रेजी शिक्षा को लेके आओ, वैसे ही यहाँ पर ये कर्जन था। और आगे हम देखते हैं नूरुल्लाह व नायक के अनुसार, जो यहाँ पर इनके अनुसार हम पढ़ते हैं, इन्होंने क्या कहा है कर्जन के बारे में। कर्जन से श्रेष्ठतम मानसिक क्षमता का कोई वायसराय भारत में उस समय तक नहीं आया था। ठीक है, ये कर्जन जो था ये श्रेष्ठतम मानसिक क्षमता वाला था, इसका जो माइंड था बहुत ही तेज था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कर्जन के बारे में। कर्जन में प्रशासनिक क्षमता और मानसिक योग्यता का सजीव मिश्रण था। इस सम्मिश्रण के कारण उसकी यह धारा थी कि शिक्षा में सुधार करके ही प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। इसका यह कहना था कि अगर हम शिक्षा में सुधार कर देंगे तो हमारे प्रशासन में सुधार हो जाएगा, कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे तभी हमारा प्रशासन अच्छे से चल पाएगा भारत में। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसने क्या कहा है। आगे इसने कहा है शिक्षा में विभिन्न अंगों में सुधार करने के विचार से पूर्व इसने क्या कहा, इसने क्या करा, शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करने के विचार से पूर्व ही इसने क्या कर दिया, शिमला शिक्षा सम्मेलन था का स्वयं संपादित किया। शिमला शिक्षा सम्मेलन किया था, ये आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि शिमला शिक्षा सम्मेलन का जो संपादन था या जो लाया था वो कौन लेके आया था, तो वो कर्जन लेके आया था। ठीक है, इसके पश्चात उसने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कर दी। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाया और शिक्षा नीति संबंधित सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित किए। ठीक है, इसने क्या 2 काम, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। शिमला शिक्षा सम्मेलन इसके द्वारा लाया गया था और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी इसके द्वारा। ये आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर में, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट टिक करना है, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ जैसे। आइए कर्जन के बारे में और देखते हैं इसने क्या कहा था। इसने कहा था लॉर्ड कर्जन के केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की। इसने क्या करा था, केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करी थी, भारतीय विश्वविद्यालय के आयोग की स्थापना करी थी, शिमला शिक्षा सम्मेलन का इसी ने गठन किया था। और क्या करा था इसने, जिससे शिक्षा की नीति लागू करना था। इस जो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की थी, इसका उद्देश्य था कि शिक्षा की नीतियाँ लागू करना, शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग हो, शिक्षा व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से हो, इसका ये क्या था, केंद्रीय शिक्षा विभाग का ये कार्य था। आइए हम आगे देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा में लॉर्ड कर्जन ने संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन के लिए आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ा दी थी, जिससे प्राथमिक शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन भी हुआ। ठीक है, मतलब उन्नति हुई, उसमें वृद्धि और गुणात्मक वृद्धि और वृद्धि हुई, संख्यात्मक वृद्धि हुई। ठीक है, इसके ये करने से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की नियुक्ति के क्या कारण थे। ये कौन लेके आया था, ये हमारे कर्जन लेके आए थे। कौन लेके आया था, कर्जन लेके आया था। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की नियुक्ति के कारण क्या क्या कारण थे। इसमें पहला पॉइंट है, पहला कारण है विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों की संख्या में अत्यंत तीव्र वृद्धि होने के बाहर विश्वविद्यालय का इतना कार्यभार हो गया था कि वे अपने कर्तव्यों को कुशलता से पालन नहीं कर सकते थे। इसके फलस्वरूप कॉलेज का शिक्षण स्तर निम्न हो गया था। ठीक है, ये इस नियुक्ति का कारण था। इसका फर्स्ट कारण हम दोबारा से पढ़ते हैं। विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों की संख्या अत्यधिक तीव्र वृद्धि होने लगी थी। जो उस टाइम जब इसने आयोग लाया था, विश्वविद्यालय आयोग, तब क्या हुआ, कॉलेजों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी, बहुत सारे कॉलेज खुल गए थे। और क्या हुआ, विश्वविद्यालय में इतना भार बढ़ गया कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो कॉलेज के संस्थापक थे या कॉलेज को चलाने वाले अध्यापक थे, वो उसे कुशलतापूर्वक नहीं चला पा रहे थे और अच्छे से शिक्षण अच्छे से नहीं दे पा रहे थे। इससे इसका स्तर क्या हो गया, लो हो गया, इसका स्तर लो हो गया। ठीक है, आइए यहाँ पर हम अगला सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसके कारण का। पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत में समस्त विश्वविद्यालयों का गठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया। यहाँ पर जो भी इन्होंने विश्वविद्यालय का गठन किया था, वो लंदन में जो विश्वविद्यालय थे उनको ही आदर्श मान के, उनकी नीतियों को और उनके
जो भी पाठ्यक्रम वगैरह थे उनको लाकर ही यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, इससे क्या हुआ, लंदन विश्वविद्यालय का 1800 लंदन विश्वविद्यालय का 1898 में पुनर्गठन हो गया था, अतः भारतीय विश्वविद्यालय को उसके अनुरूप परिवर्तन किया जाना जरूरी था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, हमारा थर्ड पॉइंट है विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेना या मान्यता देने का कार्य करते थे। जो वहाँ के विश्वविद्यालय थे वो क्या करते थे, केवल या तो परीक्षा लेते थे या मान्यता देने का कार्य करते थे। इसके अलावा क्या करते थे, इसमें शिक्षण की जो उनका मुख्य कार्य था कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल परीक्षा करा देते थे और मान्यता दे देते या डिग्री दे देते थे। वहाँ पे कोई मतलब शिक्षा देने का या शिक्षण देने का कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। आगे हम देखते हैं, सीनेट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी। जो वहाँ पर सीनेट था उसकी जो संख्या थी वो आवश्यकता से अधिक हो गई थी और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था और जो वहाँ के अध्यापक थे वो अच्छे उचित तरीके से वहाँ पर सहयोग नहीं कर रहे थे। उपयुक्त आदर्श को प्राप्त करने एवं कॉलेजों और विश्वविद्यालय में आवश्यक सुधार करने हेतु लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। 27 फरवरी 1902 को की गई थी और किसने करी थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी और इसको क्या नाम दिया गया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग इसको नाम दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर इसके हमने कारण पढ़े हैं। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा हेतु शिमला सम्मेलन में क्या विचार व्यक्त किया गया था, या लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्या निर्णय लिए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है 20 में। अगर आपका ये क्वेश्चन होगा तो भी आपको यही उत्तर देना है और आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो भी आपको यही उत्तर देना है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है पाठ्यक्रम में पढ़ने लिखने के साथ कृषि की भी शिक्षा दी जाए। यहाँ पर क्या कहा गया था कि हमारे पाठ्यक्रम में बाकी सब भी पढ़ाया जाए और क्या, कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो था, हमारा भारतीय देश है, जो हमारी इंडिया है, वो क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। क्या है, हमारे पूर्वज भी कृषि ही करते चले आए हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पाठ्यक्रम में पढ़ाने लिखाने के साथ साथ कृषि की भी शिक्षा दी जाए। इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें सेकंड पॉइंट है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण को समुचित व्यवस्था हो। किस शिक्षण को क्या किया जाए, पहले प्रशिक्षित किया जाए, पहले क्या किया जाए, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए शिक्षा से। ठीक है, रिलेटिव आर्थिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं और जो अधिक जो हैं और क्या है, अधिक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं। जो शिक्षकों को शिक्षण देने के लिए जो विद्यालय थे वो अधिक से अधिक खोले जाएं, ताकि शिक्षक को पहले से ही ट्रेन किया जाए कि वो उन्हें कैसे पढ़ाना है और कैसे शिक्षा देनी है और क्या क्या नए नए कॉन्सेप्ट अपनाने हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। आगे हम देखते हैं इसमें क्या कहा है, इसमें क्या कहा है, इस तरह लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक विद्यालयों को आर्थिक सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था और पाठ्यक्रम में सुधार लाकर प्राथमिक शिक्षा की उन्नति करने का प्रयास किया था। यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन थे उनका हमारी भारतीय शिक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, इसीलिए आपको ये सारे टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं, जो हमारे स्वतंत्रता से पूर्व लाए गए हैं, जो आयोग और समितियाँ लाए गई हैं। यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है और ये हमारी यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक था। ठीक है, जिसमें हमने आपको मैकाले की शिक्षा पढ़ाई थी और वुड का डिस्पैच पढ़ाया और कर्जन है और हंटर आयोग है और ऑकलैंड की जो योगदान है हमारी भारतीय शिक्षा में, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आप हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे क्लासेस टाइम टू टाइम ले सकें। धन्यवाद।